नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में अब तब कभी भी नए मंत्रियों के नाम की संभावना और नए मंत्रियों के ऐलान की भी तारीख तय लगभग मानी जा रही है। जहां पिछले हफ्ते से चली आ रही सियासी हलचल अब थमने वाली है। नाम लगभग तय हो चुके हैं। कल यानी कि 20 अगस्त की तारीख तय हो गई है जब राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस सूट बूट तैयार होने के बाद नए एंगल से सियासी निशाना साधने में जुट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब क्या कह रही है कांग्रेस और कौन बन रहा है मंत्री, पहले देखिए खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। इंतजार करते रहिए सर, इंतजार ही कर हो भी सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इसी बयान से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट को जबरदस्त हवा मिली। तमाम कयास नामों तक पहुंचे और सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। अब तक सोमवार को जो विधायक मंत्री बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, वे सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। नए मंत्रियों के लिए गाड़ियां भी तैयार की जा रही हैं। संभवतः राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर राज्यपाल रामेन डेका ने भी इशारा कर दिया है कि प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब थम जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट और सियासत। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तय हुए नाम, बस ऐलान बाकी। मंत्री पद की रेस में शामिल विधायकों ने सोमवार देर रात की मुख्यमंत्री से मुलाकात। विधायक गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने सोशल इंजीनियरिंग पर भी फोकस। 20 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ नए मंत्रियों की शपथ की चर्चा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज, बोले बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज। बैज बोले कई बीजेपी विधायकों के इस्तीफा देने की तैयारी, दिल्ली दौड़ भी शुरू। कैबिनेट विस्तार पर हलचल के साथ जमकर सियासत और वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस हर दिन नए नए एंगल निकालकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। आज भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और नाम नहीं आया तो बीजेपी के विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। वहीं कुछ नेताओं ने दिल्ली तक अपनी दौड़ शुरू कर दी है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कम से कम वरिष्ठ विधायक इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाले, कहीं इसके वजह से तो नहीं टल रहा है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री तो दिल्ली भी गए अपने समर्थक को मंत्री बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ में इस बार की सुगबुगाहट देखकर हर कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों की शपथ दोनों ही कुछ घंटों में हो सकती है। बहरहाल तैयारियों का सिलसिला जारी है। 20 तारीख का इंतजार भी है क्योंकि इसी दिन तस्वीर साफ होगी। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो साय कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति उपाध्याय शुक्ला, प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए प्रीति जी, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं दीपक बैज की ओर से, पीसीसी चीफ की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कई बीजेपी के विधायक इस्तीफा देने जैसा विचार कर रहे हैं, क्या ये आरोप अतिशयोक्ति तो नहीं? अतिशयोक्ति तो बहुत दूर की बात, ये होना तय है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो कि राजनीतिक समीकरण की बात करें, चाहे आप इसको क्षेत्रीय समीकरण के नजर से देखिए, पूरे सरगुजा क्षेत्र से 4 मंत्री हैं पहले से, अब ये 5वें की तैयारी हो रही है। अगर ये नाम, पहली बात तो डिस्क्लेमर दे दे भाई, हम लोग 1 साल से सुन रहे हो, पिछले 3 दिन से तो रोज बस आज शपथ, कल शपथ, ये शपथ, सुबह 4 बजे शपथ नहीं हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कल सुबह भोर में हो जाए और हो सकता है अगले 1 साल तक
फिर टल जाए तो यहाँ क्या होगा, अभी ये सरकार किस तरह चल रही है और कौन चला रहा है ये तो सबके समझ के बाहर की बात हो गई है। लेकिन अगर जिन नाम पे चर्चा हो रही है तो सरगुजा से 4 मंत्री पहले से हैं, अब 5वें का नाम आ रहा है, और जो 18 जिले जिसमें हमारा रायपुर शहर भी आता है, पर रायपुर शहर की बात करते हैं, पर 18 जिले से मात्र 1 मंत्री, ये कैसा क्षेत्रीय समीकरण है अभिनय जी, हमारे समझ के बाहर है बिल्कुल। दूसरी बात, रायपुर शहर ने 4 विधानसभा बीजेपी को दिए, क्या ये रायपुर की जनता के साथ अन्याय नहीं है, धोखा नहीं है कि रायपुर शहर से, और छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कभी रायपुर से कोई मंत्री ना हो। 4 विधायक देने के बावजूद अगर यहाँ की जनता को मंत्री न मिले तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये 33% महिला आरक्षण का जुमला दे रहे थे चुनाव से पहले। ये बताइए कि जब भी यहाँ पे मंत्री 12 मंत्री थे तब तक 1 महिला को दिया जा रहा था हमेशा। आज भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसी की भी सरकार रही कि बस महिला बाल विकास में 1 महिला दिया जाएगा। अब 13वें मंत्री तक का जब जगह एक बन गया तो क्या एक महिला को नहीं दिया जाना चाहिए? क्या लता उसेंडी जैसी वरिष्ठ नेत्री, क्या उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए? तो और इसलिए जब लता जी की बात आ ही रही है तो फिर अजय चंद्राकर जी को भी कैसे भूल जाए, राजेश मूणत जी को कैसे भूल जाए, इतने वरिष्ठ नेता। तो क्या ये सब के सब जो वरिष्ठ विधायक हैं, 2-3 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जनता ने जब विश्वास जताया है तो देखिए यहाँ पर मंत्री जब बनता है ना कोई, तो वो एक पार्टी का सिर्फ नहीं बनता है, वो प्रदेश का मंत्री है। आज वो हम चाहे किसी भी पार्टी से, मगर वो हमारे भी मंत्री रहेंगे वो। तो आखिर एक महिला को क्यों नहीं दे सकते थे? एक ये क्षेत्रीय राज्य इस संतुलन में पूरी तरह से नहीं, रायपुर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने वरिष्ठ हैं उन सबको मार्गदर्शक मंडल में उठाकर डाल दिया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, कांग्रेस मुक्त भाजपा की बात करते थे ये, और 2 जिनका नाम चल रहा है वो तो पूर्व कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस युक्त ये मंत्रिमंडल होगा, इस बात की खुशी है हमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आपने नाम लिए प्रीति जी, जिन नामों ने और जिन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है उनको लेकर आपने चर्चा की, लेकिन यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए, और यहां पर फिर से मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा जो सरप्राइज फैक्टर है वह काम करता है, और आखिर तक पता नहीं चलता, और आखिर में पता चलता है तो कि ताज तो किसी और के नाम सज गया। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह के नाम लिए और कई नामों को उकेरा है प्रीति जी ने अपने अभी वक्तव्य में कि ये नाम है, इन पर भी विचार होना चाहिए, ये वरिष्ठ हैं, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, और क्या जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली वह उन्हीं के सर ताज सज जाएगा क्या? देखिए, आपने कहा कि आखिरी तक नहीं पता चलता, ये जो कल्चर है भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5-7 सालों में आया है। अब बड़े चेहरों को लेकर आप सवाल कर रहे हैं। जब ये सरकार फिर से बनी 2023 में, तो मंत्री पद की दौड़ में कौन कौन थे सुन लीजिए, 6 नाम यहाँ गिना रहा हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक जी, लता उसेंडी जी। इस 6 में से 5 तो पूर्व में मंत्री रहे थे। धर्मलाल कौशिक जी जो थे विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, नेता प्रतिपक्ष रहे थे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 6 नामों में बहुत प्रेशर की स्थिति थी, तो बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री बने थे सरकार में। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उलट हुई कि वो 6 महीने भी मंत्री नहीं रहे, उनका वो इस्तीफा हुआ, फिर वो लोकसभा चुनाव रायपुर से लड़े, फिर दिल्ली गए। और जहां तक कि ये जो बात है, मैंने कहा कि ये 5-7 साल का कल्चर है कि आखिरी तक पता नहीं चलता। लेकिन ये देखिए कि छत्तीसगढ़ का 25 साल का इतिहास हो गया, रजत जयंती वर्ष है, और ये पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर ये मतलब ये 5वां और ये 6वां, हालांकि अब तो कल रमन डेका जी ने बहुत बड़ी बात हुई कि कुछ तो हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो अब तो किंतु परंतु तो रह ही नहीं गया। लेकिन इतना वक्त लग गया फैसला लेने में, तो सोचिए कि कितना दबाव रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा। और बात फिर वहीं फिर आ रही है कि आखिरी तक पता नहीं चलता। तो इसमें ये 3 नाम तो पूर्व में पता चल रहे थे, हालांकि शपथ में कल क्या होता है पता चलेगा कि गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहब जी और राजेश अग्रवाल जी। तो गजेंद्र यादव जी को लेके यहाँ कहीं आपत्ति नहीं थी, कहीं कोई विरोध नहीं था पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक के, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि ये माना जाता है
माना जाता है, बोलना पड़ेगा, उसकी संघ की तरफ से आया हुआ नाम था, तो बहुत सम्मानजनक नाम था और इनको बनना भी चाहिए। गुरु खुशवंत साहब, बिल्कुल। देखिए राजेश अनिरुद्ध जी, ये तो हम चुनाव के बाद हो, विधानसभा चुनाव के समय हो, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो, ये हमने देखा है कि जो संगठन से नाम आ जाता है उस पर इफ बट नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया है शताब्दी पांडे जी ने, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है शताब्दी जी, और सवाल आपसे भी कर लेता हूं। देखिए बड़ी अच्छी बात है, दोनों ही महिला प्रवक्ता हमारे साथ दोनों ही पार्टियों की जुड़ गई हैं, और प्रीति जी ने अपने वक्तव्य में महिलाओं को लेकर, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी गहन चिंता जताई थी कि बात करते हैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, देते हैं नहीं। शताब्दी जी। जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को इस बात की बड़ी चिंता है कि कुर्सियों का बंटवारा किस तरह हो रहा है। ये देखना चाहिए कि किस तरीके से सेवा कार्य निरंतर हो रहे हैं और जनता की सेवा में भाजपा सरकार तत्पर है। कहीं पर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसको मिला किसको नहीं मिला, बल्कि ये देखना है कि जनता की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं जी। और इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि क्षेत्रवार किस प्रकार से प्रतिनिधित्व का बंटवारा हो, इस पर संगठन बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए निर्णय लेता है। निश्चित रूप से हमने हमेशा देखा है कि भाजपा के द्वारा जब भी निर्णय आते हैं, अचानक आश्चर्यजनक तरीके से, जिसने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे निर्णय आते हैं जो जनता के हित में होते हैं। इसलिए महिला वाली चिंता पर क्या कहेंगी शताब्दी जी, महिला वाले प्रतिनिधित्व को लेकर? महिला वाली चिंता भी संगठन हर तरीके से इस पर चिंतन करता है। आपने देखा अभी संगठन में भी महिलाओं को कितना अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे समझ में आता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का संगठन की जो नीयत है, उनकी जो नीति है महिलाओं को लेकर कितनी अच्छी है। निश्चित रूप से इस पर भी चिंतन होगा। और बीच में जिस प्रकार के कुछ महिला सशक्त दावेदारों के भी नाम आ रहे थे, हम कुछ ही देर का समय है हमारे बीच में कि हमको ये सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कहीं भी महिलाओं की सेवा को लेकर अभी भी भाजपा मंत्रिमंडल कहीं पीछे नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी सोचना जुमला कह रहा है शताब्दी जी, जुमला कहे कुछ भी कहे, मेरा ये कहना है कि अभी जो महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिला है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। आगे यदि संगठन की ओर से विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से हमको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। प्रीति जी, देखिए भाजपा की ओर से तो कह दिया गया है कि अगर संगठन कहेगा तो हम महिलाओं को जरूर प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन जिस तरह आपने कहा महिलाओं को लेकर, कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते हैं कि महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है। इसे लेकर आप कैसे डिफेंड करिएगा? आप ही खुद बोल रही हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो शताब्दी जी को मैं बधाई देना चाहूंगी। आज जब से प्रवक्ता नवनियुक्त प्रवक्ता बनी है तो उसके बाद पहली बार आज बैठना हो रहा है, तो मेरी बधाई है शताब्दी आदरणीय हमारी दीदी को। लेकिन बहुत दुख हुआ उनकी बातें सुनकर, कष्ट हुआ। एक महिला होने के नाते बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि शताब्दी दीदी इतनी बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं और वो ये बात कर रही हैं कि कोई बात नहीं, मतलब मंत्रिमंडल में एक और महिला नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि कोई बात नहीं, मैंने नहीं कहा। संगठन आरएसएस ना, आरएसएस तो वैसे ही महिला विरोधी है, तो तय है ये लिस्ट। तो वैसे भी यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, अहमदाबाद में बन रहा है, नागपुर तो हमेशा रहता ही है शामिल, तो वहीं से मंत्रिमंडल बन रहा है। और महिलाएं सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं का भी देखिए अभी इस्तीफा आएगा, बिल्कुल जो इस्तीफा की बात कर रहे थे दीपक बैद जी, आप तैयार रहिए। जवाब दीजिए शताब्दी जी, शताब्दी जी जवाब दीजिए। 33% आरक्षण का जुमला जो दिया, कम से कम उसका मान तो रख लेते कि 13वें मंत्री तो कम से कम एक महिला दे देते। जी, निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के आरोप लगाना कांग्रेस का फैशन रहा है। वे स्वयं पहले अपने कार्यकाल को देखें और ऐसे करेंगे। आप गलत सिद्ध करिए हमें, आप करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करके दिखाए, हम गलत सिद्ध होने में बहुत खुशी रहेगी हमें। मगर ये करके दिखाए। मुझे ये बताइए कि 33% का जुमला जो दे करके चुनाव के वक्त, चुनाव के वक्त
जो जुमला दी थी, अपने कथनी और करनी के अंतर को यहाँ पर वो स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपने सोशल इंजीनियरिंग की भी बात की अभिनय जी, सोशल इंजीनियरिंग में महिलाएं भी आती है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, आधी आबादी को इग्नोर किया जा रहा है। इस बात पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल गलत कह रही हैं। साथ में आप अच्छा प्रवक्ता वाली लिस्ट ही देख लीजिए, कोई 15-20 से ज्यादा प्रवक्ता है, जिसमें कितनी है महिलाएं? मात्र 2। कहा गया 33% आरक्षण का जुमला ही थे, तो सिद्ध हो गया आखिर। ना तो आपके संगठन में महिलाओं को स्थान मिल रहा है, ना मंत्रिमंडल में स्थान मिल रहा है। ठीक है प्रीति जी, ठीक है। अनिरुद्ध जी आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, हमने अभी 3 नामों की बात करी जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। महिला का एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर आ जाता है। जिस तरह से चिंता व्यक्त की प्रीति जी ने, आधी आबादी है, ऐसे में प्रतिनिधित्व तो बढ़ना ही चाहिए। कितना चांस है या कितने % चांस है कि भाजपा महिला के नाम, एक तो कम से कम महिला मंत्री का नाम विचार कर ही सकती है? अनिरुद्ध जी। देखिए, आज ये मेरा सौभाग्य है कि कभी महापौर और विधायक की टिकट की दावेदार रही शताब्दी जी के साथ बैठा हूं, और महापौर की टिकट की दावेदार रही प्रीति जी के साथ मैं बैठा हूं, और लगता है इनका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। और जहां तक कि ये जो आपका सवाल है महिला, तो देखिए क्या है कि शुरुआत से यहाँ पे महिला को प्रतिनिधित्व तो दिया जाता रहा, कोई भी सरकार रहे, लेकिन उसमें वो मंत्री जो पद एक से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, लेकिन आज प्रीति जी ने जो शुरू में एक बात कही वो बहुत गौर करने लायक है कि सरगुजा संभाग से वहां पे ले तो 5 मंत्री, और यहाँ पे 18 जिले जो रायपुर संभाग में हैं उसमें से 1 मंत्री की एंट्री हो रही है, या फिर एक टंकराम वर्मा जी थे, अभी ये जो एक और हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ये गौर करिए कि ये रायपुर जो राजधानी है, वहां की 4 सीटें होती है, और 4 सीटों में जो है, चारों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उसमें 2 वरिष्ठ हैं। राजेश मूणत जी तो लगातार 3 बार मंत्री रहे, और उसमें सुनील सोनी जी हैं, तो सुनील सोनी जी पूर्व महापौर रहे और सांसद रहे। तो क्या अनुभव के आधार पे रायपुर में चलो 4 ना सही, क्या 2 में से किसी एक को नहीं चुना जा सकता था? और दूसरी बात और आप गौर करिए कि ये मतलब नई परंपरा शुरू हुई है। मैं किसी परंपरा को गलत और सही ठहराने वाला नहीं हूं, लेकिन आप जब राज्य बना था तब से देख लीजिए कि जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई तो पुराने काफी थे, केवल 2 नए चेहरे थे, राजेश मूणत जी थे और अपना केदार कश्यप जी थे जो पहली बार मंत्री बने। फिर उसके बाद 8 और 13 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारे के सारे जो है पुराने चेहरों को ही मौका दिया जाता था। मतलब ये थी कि जो स्थापित लोग हैं, जो गहन अनुभव वाले हैं, उनको दिया जाए। और ये परंपरा भूपेश बघेल जी की जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी तब भी चली, उसमें 2 नए मंत्री थे, उमेश पटेल जी और गुरु रुद्र कुमार, 2 नए थे, बाकी सब अनुभवी थे। लेकिन आज देख लीजिए कि आज जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल दयाल दास बघेल जी एक हैं, वो पुराने हैं, बाकी सारे के सारे नए हैं। यदि कल 3 ये जो नए चेहरे अगर कहीं शपथ लेते हैं तो ये भी तीनों नए के नए होंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक नई इबारत लिखने जा रही है, लेकिन इस इबारत का नतीजा आगे क्या होगा इसका हमें इंतजार करना होगा। ठीक है। अनिरुद्ध जी, जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो काफी हद तक लगभग ना के बराबर बगावत या इस तरह की के खुद ही पार्टी के खिलाफ हो जाना, इस तरह कम मांग उठती है। लेकिन शताब्दी जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हमेशा से आरोप है और सरकार बनने से लेकर ही आरोप है कि काफी ज्यादा दबाव में यह सरकार चल रही है और मंत्रिमंडल विस्तार पहले ही हो जाता, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करने को लेकर या उन्हें समझाने बुझाने को लेकर इतना लेट हुआ है। शताब्दी जी। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि संतुलन पर विश्वास करती है हमारी पार्टी जी, और विकास पर विश्वास करती है। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारे मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के साथ मिलकर विकास कार्यों पर और जनता की सेवा पर दिया गया। कहीं पर भी महिलाओं की सेवा में कहीं कोताही नहीं बरती गई है। कहीं महिला मंत्री को लेकर कोई प्रश्न उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर के, तो कहीं पर भी आप देखिए महिलाओं के प्रति योजनाओं का जो क्रियान्वयन या महिलाओं के प्रति जो कार्य होना चाहिए उसमें कहीं कमी नहीं है। जहां तक आप दबाव की बात कर रहे हैं, इसे दबाव का नाम ना दें, इसे आप संस्कार और संस्कृति का नाम दें। ये एक संस्कार है इस पार्टी का जिसके तहत यहाँ पर निर्णय होते हैं, और जो
निर्णय होते हैं वो सभी को सर्वमान्य होते हैं। आज देखिए महतारी वंदन के अंतर्गत 11,700 करोड़ से ज्यादा की राशि आज बहनों तक पहुंची है। हमारे पास कितनी सफलता की कहानियां हैं। ऐसी कई बहनें हैं जो अपने जीवन का इससे उत्थान कर रही हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसमें कहीं पर भी कहीं सरकार पीछे नहीं है। शताब्दी जी, वरिष्ठ नेता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? योजनाओं में शताब्दी जी, वरिष्ठ नेता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नए चेहरों को मौका मिलेगा तो? नहीं, ऐसा हमारी पार्टी में आपने कभी सुना? अभी अनिरुद्ध जी ने भी कहा, कभी आपने सुना जैसा जिस प्रकार का निर्णय होता है उसका स्वागत किया जाता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका निर्धारित होती है। कभी कोई पद पर होता है, कभी कोई संगठन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारी पार्टी में एक यह बहुत अच्छा कल्चर है। इस संस्कृति, इस संस्कार के संवाहक हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कोई, मुख्यमंत्री से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता तक, हम सब अपने आप को एक कार्यकर्ता की तरह और समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए अपना को समर्पित करने के लिए पार्टी से जुड़े हैं। यहाँ पर कुर्सी के बंटवारे को लेकर खींचतान नहीं होती है। जिसके लिए जो भी तय करता है शीर्ष नेतृत्व, संगठन, पार्टी के लोग बैठकर जो तय करते हैं, उस नीति और उस दिशा पर हम कार्य करते हैं, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ का विकास आज हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ का जो विकास है इसी का परिणाम है। क्योंकि आपने देखा है पिछली सरकार में 2.5 साल तक क्या खींचतान हुई और किस प्रकार से वो इंतजार ही करते रहे कि कब उनको मौका मिले। ठीक है प्रीति जी, देखिए शताब्दी जी ने जो बताया या अपना वक्तव्य दिया वह बताने से ज्यादा कटाक्ष मुझे लगा। जिस तरह से आखिर में सरकार के खींचतान की उन्होंने बात कर दी, फिर जो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा तो कटाक्ष किया है। कैसे देखती हैं इसे? देखिए अभिनव जी, संस्कार और राष्ट्रवाद और ये तमाम बातें यहाँ पर इस वक्त कहना ये सिर्फ एक और जुमला है या बस कहिए कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स जिसे कहा जाता है वो है। बहुत सीधी सी बात कि राजेश मूणत जी की तपस्या में क्या कमी रह गई, अजय चंद्राकर जी के तपस्या में क्या कमी रह गई। बात संतुलन की कर रही थी ये। क्या पुराने और नए चेहरे का संतुलन नहीं बनाना चाहिए? नए चेहरे का स्वागत होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन क्या संतुलन की जो बात कर रही हैं शताब्दी जी, क्या वो संतुलन बनाया गया पुराने और नए चेहरे, अनुभव और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के बीच में? एक्सपीरियंस एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये विकास की बात कर रही है। 18 जिलों को नेग्लेक्ट करके ये विकास करेंगी? सिर्फ सरगुजा क्षेत्र का विकास होगा यहाँ पे? और रायपुर शहर का क्या? रायपुर शहर के 4 विधानसभा जिसने 4 सीट जनता ने दिए, उनको नेग्लेक्ट करके ये विकास करना चाह रही है। फिर ये संस्कारों का जुमला और ये सारी बातें कर रही थी। देखिए ये सारी बातें एक तरफ है, बहुत सिंपल सा बात है। पहली बात तो 1 साल से हम लोग रोज सुन रहे कपड़े सिलवा लिए, कितने मंत्रियों ने कपड़े ढीले हो जा रहे, फिर ऑल्टरेशन के लिए। अरे मैडम 2.5 साल तक तो आपके भी किसी व्यक्ति का दोबारा सूट जो है वो बंद पड़ा रहा। पता चला कल अभी हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं और असल में कल हुआ ही नहीं, क्योंकि लिस्ट तो अभी अहमदाबाद में भी बन रही है अभी तक। तो शताब्दी जी जवाब दीजिए जी। देखिए मेरा ऐसा कहना है कि प्रीति जी जो हमारे पार्टी के नेताओं के सूट की चिंता कर रही हैं, वो देखें कि पिछली सरकार में कितनी अव्यवस्था थी, कितना अविलंब हुआ कि वो किस प्रकार से वो उनका सूट जो है पूरे समय तक इंतजार करता रहा, है ना। टीएस सिंहदेव जी को जाकर पूछिए, यदि वो राजेश मूणत जी और अजय चंद्राकर की बात करती हैं तो टीएस सिंहदेव जी के दर्द पर आप क्या कहेंगी? अभी भी और यकीन, जिस प्रकार की अव्यवस्था आपकी सरकार में रही, जिस प्रकार का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। फिर से देखिए, मेरा आधी आबादी को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है, उनका अपमान किया जा रहा है। जब 13वां मंत्री का एक जगह आया, स्थान आया और तय किया गया तो महिलाओं को मिलना चाहिए। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपका रुख कर लेता हूं। देखिए जिस तरह से प्रीति जी ने बात कही कि एक क्षेत्र को ही सीमित कर पावर सेंटर बनाया जा रहा है या कहें विकास को उस क्षेत्र तक सीमित किया जा रहा है, आपको क्या लगता है अगर मंत्री एक ही क्षेत्र के होते हैं तो विकास बहुत गति से हो जाता है या मंत्री पूरे प्रदेश का ध्यान रखते हैं? क्या आज तक का पैटर्न रहा है अनिरुद्ध जी? देखिए क्या है, ये प्रीति जी की अपनी राय है, लेकिन यह है कि
अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विकास दिख रहा है। ठीक है कि अब वहां पे सरगुजा से हैं विष्णुदेव साय जी, तो सरगुजा से बहुत सारी विकास की खबरें आती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी बिलासपुर से हैं, तो बिलासपुर संभाग में दिख रहा है, और नक्सलवाद को लेकर तो बस्तर में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, वो आप भी बड़ी बातें जान रहे हैं। और यहाँ नया रायपुर डेवलप्ड हो रहा है। अगर कहीं वक्त हो तो मैं आपके 2 सवाल जो आपने पूर्व में किया उसका संक्षेप में जवाब दे सकता हूँ अभिनय जी। थोड़ा जल्दी कीजिएगा जी। आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी आपने कहा था, एक तो 5-7 आपने कहा था कि मतलब ये आखिरी तक पता नहीं चलता, और दूसरी बात जो है महिलाओं वाली बात, तो उसको कंपाइल करके संक्षेप में ही जवाब दे रहा हूं कि एक समय था जब ये जो 2023 की स्थिति थी, तो रेणुका सिंह जी और गोमती साय जी में से कोई एक मुख्यमंत्री बन रहा है, ये वाली चर्चा होती थी। बन गए विष्णुदेव साय जी, और बात विष्णुदेव साय जी की बात है। और दूसरा जो जहां तक की बात है, इसमें प्रयोग धर्मी जो भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित रूप से तो एक आर्ट सिनेमा जैसी है। आर्ट सिनेमा का इतिहास तो रास्ता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में एकदम नया रास्ता पकड़ लिया है और एक नए रास्ते पे चल पड़ी है। आने वाला समय क्या है, इसका इंतजार आपको हमको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेता किसी और की सोच रहे थे, बन कोई और गया। ये अपने आप में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक और सरप्राइज कर देने वाली भी बात है। प्रीति जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शताब्दी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।